हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है, आप लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि आप सकारात्मक सोच तथा अपने यहाँ से माइंड स्वस्थ रखते हुए यानी एकाग्रचित होकर पढ़ाई कीजिए, जिससे क्या है, आप जितने दिन पीछे निकाले हैं उससे भी बेटर तैयारी इन 30 दिनों में या 28 दिनों में कर दीजिए। ठीक है। तो यदि आप यहाँ सोच अच्छी रखोगे, पॉजिटिव सोच रखोगे, आत्म केंद्रित होकर यदि पढ़ाई करोगे तो इतने दिन भी काफी है। ठीक है। तो चलिए, हमारा बायोलॉजी के अंदर क्या टॉपिक चल रहा था, जंतु जगत का वर्गीकरण टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर क्या है, हमने 8 संघ देख लिए थे और आज हम 9वां आगे के संघ देख रहे हैं, 9वां 10वां और 11वां। इसी के साथ हमारा एक्ससेरुकी जो जगत है उसका वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो कशेरुकी रहेगा। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं मोलस्का संघ के जो सामान्य लक्षण है या जो सामान्य इसके कैरेक्टर है वो देखते हैं। देखिए, मोलस्का संघ जहां भी आपको नाम याद आ जाए तो आप याद रखना कि ये एक तो कैल्शियम के कवच, कैल्शियम के कठोर कवच के अंदर क्या होगा, अंदर पैक होगा। ठीक है। यानी कि कठोर कैल्शियम कवच क्यों पाया जाता है, क्योंकि इस संघ के प्राणी क्या होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं। तो इसीलिए कोमल शरीर वाले होने के कारण इसके ऊपर क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है। ठीक है। तो याद रखना कि मोलस्का संघ के प्राणी है, आप उसका कठोर आवरण देखकर आप उसको मजबूत शरीर वाले मत सोच लेना, क्योंकि वो कठोर आवरण है ऊपर का, लेकिन मुख्य शरीर तो क्या है, उस आवरण के अंदर होता है। ठीक है। तो देखिए, ये क्या होंगे, कोमल शरीर वाले, कोमल शरीर वाले प्राणी। ठीक है। इसका दूसरा सबसे बड़ा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा संघ, पहला सबसे बड़ा संघ याद रखना आर्थ्रोपोडा, जिसमें क्या है, कीट आते हैं। ठीक है। ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है, जलीय प्राणी है, स्थलीय प्राणी भी होते हैं, इसमें जलीय प्राणी भी होते हैं। ठीक है। इसकी समिति कैसी पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति, यानी कि इसके अंदर क्या है, शरीर को सिर्फ एक तल से ही हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक ही ऐसा तल होगा जिसके द्वारा क्या है, शरीर दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक है। फिर देखिए, ये कैसे होते हैं, त्रिकोरिक। त्रिकोरक का अर्थ है कि ये त्रिस्तरीय होगा, यानी भ्रूण जो है, भ्रूणी अवस्था से क्या है, इसके अंदर तीनों स्तर पाए जाएंगी, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। ठीक है। फिर देखिए, प्रगुही, यानी इसके अंदर क्या है, गुहा पाई जाएगी। अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन कैसा होगा, अंग तंत्र स्तर का होगा। ठीक है। फिर देखिए, इसका शरीर जो है कठोर कैल्शियम के कवच से ढका। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन से संघ के प्राणियों का शरीर एक कठोर कैल्शियम के कवच में ढका रहता है। तो कौन से संघ के प्राणी, मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं उनका शरीर क्या है, कठोर कैल्शियम के आवरण से ढका रहता है। ठीक है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर शोषण व उत्सर्जन की क्रिया क्लोम के द्वारा होती है। उत्सर्जन इसके अंदर एक और प्रक्रिया द्वारा होता है, देखो क्लोम के द्वारा भी होता है, लेकिन क्या है, उत्सर्जन इसके अंदर मेटानेफ्रेडिया के द्वारा। जैसे हमने पीछे क्या पढ़ा था, प्रोटोनेफ्रेडिया, यानी कि अपने अंदर जो वर्गक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो निम्न श्रेणी के जीव है, प्रोटोनेफ्रीडिया। लेकिन इस मोलस्का संघ के प्राणियों में क्या है, मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। और इस मेटानेफ्रीडिया के अंदर क्या पाया जाता है, जैसे अपने अंदर क्या है, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, वैसे ही इनके अंदर क्या है, बोजेनस के अंग तथा कैबर की ग्रंथि। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखना कि मेटानेफ्रीडिया बोजेनस के अंग या कैबर की ग्रंथि। पूछ लिया जाता है कि बोजेनस के अंग तथा कैबर की ग्रंथि किस संघ की विशेषता है, तो किस संघ की विशेषता है, मोलस्का संघ की विशेषता है। तो देखिए, मुख में रेती जीवा पाई जाती है, रेडुला। देखिए, इन प्राणियों के शरीर में क्या है, जैसे इस तरह से ये प्राणी हैं। इस संघ, जैसे ये आपको देखने में कछुआ लग रहा होगा, लेकिन रियल में ये कछुआ नहीं है। जैसे मैंने ये बनाया है आपके घोंगा, जैसे जो
क्या है, पानी वाला एरिया होता है, जहाँ नमी ज़्यादा होती है वहाँ ये प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन नमी वाले क्षेत्रों में ये घोंघा, सीपिया इस तरह के जीव पाए जाते हैं, और ये एक मोलस्का संघ के एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर में क्या बता रही है, देखो रेती जीवा मेडुला, यानी एक तो याद रखना इसके अंदर क्या है, पाचन तंत्र जो है या पाचन तंत्र पूर्ण नहीं पाई जाती, यानी आहार नाल इसमें अपूर्ण होंगे। लेकिन यहाँ जो मुख है, यहाँ इन प्राणियों का क्या है, मुख पाया जाता है। इस मुख में क्या है, टीथ नहीं होंगे, लेकिन क्या होगी, जीवा होगी। ठीक है, जिसको रेती जीवा कहा जाता है, या रेडुला। देखिए रेडुला यहाँ से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, रेडुला किस प्राणी में पाई जाती है या किस संघ के प्राणियों में पाई जाती है। तो रेडुला एक क्या है, इस संघ के प्राणियों की जीवा समान है। ठीक है, तो ये जीवा क्या करती है, देखिए इस संघ के प्राणियों में दांत नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि दांत अगर होंगे तो आहार नाल पूर्ण हो जाएगी, लेकिन इस संघ के प्राणियों में दांत नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है, अपूर्ण आहार नाल पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो रेती, ये जो रेती जीवा है, ये क्या करेगी, जैसे ये भोजन ग्रहण किया, इस भोजन को क्या है, पीसने का काम करेगी। जैसे दांत क्या काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं, वैसे ये रेती जीवा क्या करेगी, ये पीसने का काम करेगी। और फिर इसी तरह से क्या है, इसकी आगे की आहार नाल यू आकार जैसी पाई जाती है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं आगे का कि इसमें यू आकार की आहार नाल होती है, क्योंकि आगे का जो संघ है उसमें भी यू आकार की होती है। तो मैंने क्या कहा, पूछा वहीं से जाता है जो थोड़ा डिफरेंट होता है, हटकर होता है। ठीक है, तो यू आकार की आहार नाल इसमें भी पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर क्या है, कठोर आवरण होगा। और एक याद रखना कि इसके क्या है, स्पर्श, संवेदी स्पर्शक होते हैं। क्या होते हैं, संवेदी स्पर्शक होते हैं। ठीक है, शायद मैंने यहाँ लक्षण में नहीं लिखा, लेकिन याद रखना कि इसमें क्या पाए जाते हैं, संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रही हूँ। देखिए इसमें क्या है, एक लिंगी प्राणी, यानी नर व मादा दोनों अलग अलग प्राणी होंगे। ठीक है, अंडपार्जक होंगे, अंडे देने वाले अंडे देंगे। ठीक है, तो ये और क्या है, इसमें लार्वा अवस्था पाई जाएगी। क्या, लार्वा स्टेज होगी। जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक में क्या होता है कि जैसे उसका निषेचन होता है, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन के बाद वो क्या है, लार्वा स्टेज में आता है। लार्वा से, जैसे टेडपोल लार्वा हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो लार्वा से फिर क्या बनता है, फिर आपका मेंढक बनता है। यानी कि उनकी जो लार्वा होती है वो मेंढक से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं होती, बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उस स्टेज को कहा जाता है लार्वा, यानी इसके अंदर भी क्या पाई जाएगी, लार्वा स्टेज पाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक इसके अंदर देखिए कि इसमें क्या है, खुला प्रीसंचरण तंत्र होता है। प्रीसंचरण तंत्र कैसा होगा, खुला प्रीसंचरण तंत्र होगा। ठीक है, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है कि एक तो याद रखना कि ये कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं, इसके ऊपर कठोर कैल्शियम के कवच, कठोर कैल्शियम का एक आवरण, जिसको कवच कहा जाता है, पाया जाता है। ठीक है, और क्या है, इसके अंदर मुख में क्या पाई जाती है, रेती जीवा, जो क्या काम करती है, भोजन को पीसने का काम करती है। ठीक है, देखिए वैसे जीवा का काम पीसने का नहीं होता है, लेकिन रेती जीवा इसलिए ही कहा है कि अपन कोई चीज के नहीं बोलते, क्या रेती करने पर क्या है, वो बिल्कुल तेज धार वाली हो जाती है। तो रेती जीवा इसलिए कहा है कि ये पीसने, भोजन पीसने का काम करती है। ठीक है, तो ये लक्षण इसका इंपॉर्टेंट है। एक लिंगी और लार्वा स्टेज पाई जाती हैं, खुले प्रकार का प्रीसंचरण तंत्र होता है। एक ये इंपॉर्टेंट है कि उत्सर्जन इसमें क्या है, मेटानेफ्रीडिया द्वारा होता है, तथा इसके अंदर क्या है, भोजनस के अंग तथा कैबर की ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, भोजनस के अंग या कैबर की ग्रंथि दोनों एक ही नाम है, अलग अलग इनके थोड़े ऐसे बोलने में अलग है, बाकी एक ही है। भोजनस की ग्रंथि कह दो या कैबर के अंग कह दो, कैबर की ग्रंथि कह दो या भोजनस के अंग कह दो, एक ही बात है। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल है पिंक टाडा। क्या है, पिंक टाडा, पाइला जिसे घोंगा, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, और सीपिया, जो सीपी जिसको बोला जाता है। ठीक है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इसके अंदर क्या है, इस तरह से ये शरीर होगा, इस शरीर के क्या होगी, 8 भुजाएं होगी। इस तरह से क्या होगी, 8 भुजाएं होगी। ठीक है, 8 भुजाएं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसी कारण ऑक्टोपस कहा जाता है। ठीक है, एस्पाई एप्लाइसिया, क्या, एप्लाइसिया, एप्लाइसिया को क्या कहा जाता है, समुद्री खरगोश भी कहा जाता है। एप्लाइसिया को क्या कहा जाता है, समुद्री खरगोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
खरगोश कहा जाता है, समुद्री खरगोश। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा मोलस्कस। अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, इकाइनोडर्मेटा। क्या है आगे का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, देखिए इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण क्या है, तो देखते हैं कि एक तो देखिए सबसे मुख्य लक्षण इनके ये है कि इनका अधर, मुख तथा गुद्दा जो है, यानी इसका शरीर, सबसे पहले तो ये समझिए कि इसका शरीर जो है वो अधर तथा पृष्ठ दो भागों में बटा होता है। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल ले रही हूँ, स्टारफिश, तारा मछली। ठीक है, जैसे ये देखिए स्टारफिश क्यों बोला है, क्योंकि इसकी आकृति कैसी होती है, स्टार के जैसी होती है, यानी तारे के जैसी होती है, इसलिए इसको तारा मछली कहा जाता है। ठीक है, ये सभी के सभी प्राणी क्या होते हैं, सभी के सभी प्राणी क्या होते हैं, समुद्रवासी होते हैं, यानी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी जैसे ये मैंने इस तरह से, ये है इस तरह से मैंने ले लिया, इसकी अधर भाग और पृष्ठ भाग, अधर भाग ऊपर के भाग को अधर भाग और नीचे के भाग को क्या कहेंगे, पृष्ठ भाग, यानी इसके अंदर अधर और पृष्ठ दो भागों में इसका शरीर डिवाइडेशन होता है। ठीक है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि मुख कौन से भाग पर पाया जाता है, तो याद रखना मुख इसका अधर सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मुख इसका अधर सतह पर पाया जाता है। ठीक है, गुद्दा, गुद्दा यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, पृष्ठ सतह पर पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या है, कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल। अब देखिए कंकाल किसे कहते हैं, आप समझोगे हड्डियों को कंकाल कहा जाता है, सिर्फ हड्डियों को ही कंकाल नहीं कहा जाता। कंकाल शरीर के वो पार्ट्स हैं, जैसे अपन शरीर के ऊपर क्या है, बाल पाए जाते हैं, अपनी त्वचा है, ये भी क्या है, ये भी कंकाल बनाते हैं, बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल होता है। ठीक है, आंतरिक कंकाल के अंदर क्या आता है, हड्डियां आती है, अस्थि आती है, उपास्थियां आती हैं। ठीक है, तो और जो बाह्य कंकाल है वो हमारे रोम, जैसे बाल हुआ। ठीक है, फिर बाकी क्या हो गए, जैसे ये आपके त्वचा है, जैसे पशुओं के अंदर भैंस जो होती है, गाय होती है, उनके जो सींग होते हैं ना, वो भी क्या कहलाते हैं, वो बाह्य कंकाल कहलाते हैं। और एक और बता दूं कि जो उनके सींग जो होते हैं वो एक बाल का रूपांतरण है। अब आपको जान सुनकर ऐसे थोड़ा अटपटा लगेगा कि मैडम ये क्या बोल रहे हो, सींग कहीं बाल होते हैं क्या, लेकिन वो बाल का ही रूपांतरण है, क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन जमती गई, काइटिन प्रोटीन का एक इकट्ठा होते गई और कठोर आवरण बना लिया, और वो बाल का रूपांतरण है। कठोर आवरण बनाने के कारण क्या है, वो उनके उस जैसे कठोर संरचना दिखने लगी, बाकी वो बाल का ही रूपांतरण है, वो क्या है, बाह्य कंकाल है। ठीक है, जो हमारे बाल है वो भी क्या है, बाह्य कंकाल होते हैं। अब आज के बाद कभी भी कंकाल नाम देखते ही ये मत सोचना हड्डियां को कंकाल कहा जाता है। कंकाल के अंदर क्या आता है, कंकाल के अंदर सभी आते हैं, जैसे मांसपेशियां हैं, जैसे उसके बाद जो अपने अस्थि है, ठीक है ना, उपास्थि है, हड्डियां हैं, और ऊपरी बाल, त्वचा भी हमारी क्या है, बाह्य कंकाल का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है। इन प्राणियों के अंदर क्या है, कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल होता है, यानी कि अब यहां से क्या याद रखना है, पीछे यहाँ कहीं अपन ने कंकाल नहीं पढ़ा, यानी कि कंकाल का निर्माण कहाँ से हुआ है, इन इकाइनोडर्मेटा के अंदर से हुआ है, इन इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों से हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कैल्शियम युक्त क्या पाए जाते हैं, अंतः कंकाल पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी समुद्री होते हैं। अंग तंत्र स्तर का इसके अंदर क्या पाया जाता है, शरीर संगठन पाया जाता है। हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी बुक के अंदर दे रखा होगा, इसमें द्विपार्श्व समिति और फिर आपके स्टार लगा दिया होगा। तो देखिए स्टार का क्या अर्थ है कि इसमें वयस्क अवस्था के अंदर क्या है, अरीय समिति पाई जाती है, लेकिन लार्वा स्टेज के अंदर क्या पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति। अब समझिए कैसे कि लार्वा स्टेज, देखिए लार्वा स्टेज किस तरह से होगी, ये जैसे मैंने स्टार फिश बनाई है इसी की मैं बता देती हूँ। इस तरह से लार्वा स्टेज क्या है, इस तरह से इसकी लार्वा स्टेज होगी। ठीक है, तो लार्वा स्टेज के अंदर क्या है कि इस प्राणी को हम क्या है, दो बराबर भागों में डिवाइडेशन एक ही तल से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये वयस्क अवस्था में आ जाता है, ये क्या है, आपकी लार्वा स्टेज है। ठीक है, जैसे ही ये क्या आ गया, वयस्क अवस्था में आ गया, इसमें आ गया, वयस्क अवस्था में आ गया ये प्राणी, तो क्या हो गया कि आप इसको कहीं से भी कर दो। देखिए स्टार को आप अगर कहीं से भी काटोगे तो वो क्या है, दो बराबर भागों में बंट जाएगा। आप कॉपी के अंदर बना के देखना
कि जैसे ये भी क्या है, स्टारफिश, इसको कोई निश्चित तल नहीं है, यानी कि सभी तलों से क्या है हम इनको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ऐसी समिति को हमने क्या नाम दिया था, स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था, इसको हमने क्या नाम दिया था, अर्य समिति। क्या कहा था, अर्य समिति। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वयस्क अवस्था में अर्य समिति किसके अंदर पाई जाती है, इस इकाइनोडर्मेटा के अंदर, लेकिन लार्वा अवस्था के अंदर क्या पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें दे देंगे कि इकाइनोडर्मेटा के प्राणियों में, या फिर डायरेक्ट दे देंगे कि तारा मछली या एंटीडोन के अंदर क्या है, वयस्क अवस्था में अर्य समिति पाई जाती है। और जैसे दूसरा दे दिया कि लार्वा अवस्था में इसमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। लेकिन एक दे दिया कि इस संघ के प्राणियों में, इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों में सभी में जैसे क्या है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। लेकिन आपको यदि कंसेप्ट क्लियर है कि वयस्क अवस्था में अर्य समिति होती है, लेकिन लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, तो आप वहां उसका जवाब सही टिक दे दोगे। ठीक है, फिर देखिए इसके अंदर क्या है कि त्रिकोरिक, यानी कि यह एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम के द्वारा इनका शरीर का निर्माण होता है, यानी भ्रूण की तीनों स्तर पाई जाती है। ठीक है, प्रगुही यानी कि इस संघ के प्राणियों में क्या है, गुहा पाई जाती है। पूर्ण पाचन तंत्र, देखिए इसके अंदर पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाएगा, यानी कि इसके अंदर टीथ भी होंगे। ठीक है, तो ये जैसे मुख है, ठीक है, इस मुख के अंदर क्या है, जैसे भोजन ग्रहण करेगा और यहाँ इसके आगे क्या है, आहार नाल की पूरी प्रोसेस होगी, यू आकार की आहार नाल पाई जाती है। ठीक है, और फिर पीछे क्या है, इसके पीछे जस्ट पृष्ठ भाग पर क्या है, गुद्दा द्वारा क्या है, ये आहार नाल बाहर खुलेगी। ठीक है, फिर देखिए लैंगिक जनन, इसके अंदर क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। और इसमें निषेचन कैसा होगा, बाह्य निषेचन होगा। ठीक है, देखिए बाह्य निषेचन होगा, लैंगिक जनन पाया जाता है। और ये क्या है, बाह्य निषेचन का अर्थ है कि इसमें जो नर और मादा युग्मक है वो बाहर जल के अंदर क्या करेंगे, संलयन करेंगे। ठीक है, देह गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं, तीन तंत्र पाए जाते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, देह गुहा के अंदर क्या है, तीन प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक जल सहवन तंत्र, क्या पाया जाता है, जल सहवन तंत्र। देखिए इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जल सहवन तंत्र का भोजन पकड़ना, क्या है, भोजन पकड़ना। ठीक है, अब देखिए इसका कार्य भोजन पकड़ना है, तथा ये क्या है, इनको तैरने में भी मदद करता है। जल सेवन तंत्र में क्या है कि इसके ऊपर क्या है, जैसे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या है, जल सेवन तंत्र भोजन पकड़ना यानी भोजन ग्रहण करना, तथा इसका क्या है, श्वसन में भी मदद करता है। एक इसका और हो जाता है कार्य, श्वसन में भी मदद। तो इसके ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों के द्वारा जल क्या है, अंदर प्रवेश करता है, तथा इसके अंदर जो क्या है, ऑक्सीजन जो जल के अंदर घुली हुई है वो इसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। किसके द्वारा, जल के द्वारा। तो ये क्या है, श्वसन में मदद करता है। ठीक है, भोजन किस प्रकार से पकड़ता है, ठीक है, तो ये भोजन क्या है, कुछ तो क्या है, मुख के, यहाँ मुख के द्वारा क्या कर लेता है, भोजन ले लेता है। ठीक है, तो फिर क्या है, इसके क्या है, ये उत्सर्जन में भी मदद करता है, यानी इससे छिद्रों के द्वारा क्या है, बाहर निकलता है, यानी जल जो प्रवेश करता है वो इन छिद्रों के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है जल सहवन तंत्र, यानी इसके ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं उसके द्वारा जल इसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तथा जो हानिकारक पदार्थ है वो कुछ इसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है हिम्मल तंत्र। हिम्मल यानी रक्त, रुधिर तंत्र भी पाया जाता है, यानी इसके अंदर क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र का भी विकास हो गया है। और देखिए कि इसके अंदर क्या है, तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। पेरीहिमल तंत्र, ठीक है, जिस तरह से अपने अंदर लिम्फ का क्या है, परिसंचरण होता है, वैसे इसके अंदर भी क्या है, पेरीहिमल तंत्र भी पाया जाता है। जैसे लसिका प्रवाहित होता है अपने शरीर के अंदर, रुधिर का परिवहन होता है, रुधिर के साथ साथ लसिका भी प्रवाहित होती है, वैसे भी इसके अंदर क्या है, पेरीहिमल तंत्र भी पाया जाता है। तो याद रखना कि जल सेवन तंत्र, हिमल तंत्र, पेरीहिमल तंत्र तीनों किस संघ के प्राणियों की विशेषता है, तो किस संघ के प्राणियों की विशेषता है, इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों की विशेषता है। ठीक है, फिर देखिए इसके अंदर क्या है, पाचन किस प्रकार का होता है। देखिए पाचन किस प्रकार का होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। अब समझते होंगे आप बाह्य और अंतः कोशिकीय पाचन क्या होता है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे ये भोजन है, यदि ये क्या है,
जैसे ये एक कोशिका है और एक ये कोशिका है और ये आपका भोजन है। अब देखिए क्या ये भोजन इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा? तो कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या ये भोजन इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि छोटी कोशिका पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये कोशिका छोटी है तो इसके अंदर जो पाचक एंजाइम है वो क्या है, इससे बाहर निकलेंगे और इस भोजन पर आकर क्या है, क्रिया करेंगे। यानी कोशिका से बाहर क्या हो रहा है, पाचन। और यहाँ ये भोजन ही कहाँ प्रवेश कर गया, इस कोशिका के अंदर। तो ये क्या कहलाएगा, अंतःकोशिकीय पाचन, और ये क्या कहलाएगा, बाह्य कोशिकीय पाचन। समझ गए होंगे अंतःकोशिकीय पाचन तथा बाह्य कोशिकीय पाचन क्या है। तो देखिए ये यहाँ क्या है, ये एंजाइमों के द्वारा बाहर, कोशिका से बाहर क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है। और यहाँ क्या है, कोशिका के अंदर पाचन हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, बाह्य कोशिकीय पाचन इसे, और इसे क्या कहेंगे, अंतःकोशिकीय पाचन। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अपने अंदर किस प्रकार का पाचन होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है या फिर अंतःकोशिकीय पाचन होता है? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए किस प्रकार का पाचन होता है, फिर मैं आपको जवाब दूं, ठीक है। जल्दी से लिख दीजिए, वेट मत कीजिए, जल्दी लिखिए। देखिए मैं बताती हूँ कि अपने अंदर क्या है, किस प्रकार का पाचन होता है। देखिए अपने अंदर बिल्कुल छोटी छोटी कोशिका, मैंने आपको बताया था कहीं पीछे वीडियो में कि अपने अंदर, शरीर के अंदर इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जो अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो कोशिका का आकार कैसा है, छोटा आकार है, ठीक है। जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वो क्या है, थोड़ा बड़ा आकार का, यानी जो भोजन ग्रहण करने कर रहे हैं तो वो तो और भी बड़ा आकार है, लेकिन वो आगे क्या है, पाचन के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी क्या है, अणुओं में तोड़ने के बाद भी कोशिका से छोटा रह जाता है। तो देखिए हमारे अंदर क्या है, किस प्रकार का होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। यानी जो अपनी आहार नाल है, उस आहार नाल के अंदर कोशिकाओं से क्या छोड़ा जाता है, पाचक एंजाइम। मैंने आपको बताया था लीवर क्या करता है, पाचक रसों का स्त्रावित करता है, ठीक है। पित्तरस के अंदर क्या बनता है, पित्ताशय के अंदर क्या बनता है, पित्तरस। और फिर वो पित्तरस क्या है, अपनी आहार नाल के अंदर आता है। और आहार नाल के अंदर आने के बाद क्या है, आपके भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। सॉरी, पित्तरस का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन इकट्ठा जाकर कहाँ होता है, पित्ताशय के अंदर होता है, ठीक है। तो फिर क्या है, आगे जाकर आपका आहार नाल के अंदर आकर आपका क्या है, उसके अंदर भोजन के ऊपर क्या करेगा, क्रिया करेगा और आपके भोजन को पचा देगा, ठीक है। देखिए इस तरह से इसके अंदर क्या है, बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। अब देखिए इसके अंदर पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। यानी कि मैंने इस स्टार फिश की यदि इस एक भुजा को काट दिया तो ये काटने से अलग होने के बाद एक नया स्टार फिश बना लेगी, ठीक है। ये क्या कर लेगी, एक नया स्टार फिश बना लेगी, ठीक है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, तारा मछली, स्टार फिश, एंटीडोन, कुकुमेरिया, ठीक है। ये तीनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इस प्रकार से ये आपका इकाइनोडर्मेटा कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा संघ के क्या लक्षण हैं। तो देखिए हेमिकोर्डेटा एक ऐसा संघ है जो न तो एकशेरुकी में आता है और न ही कशेरुकी प्राणियों के अंदर आता है। एकशेरुकी का अर्थ है कि जिसके अंदर क्या है, पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती है, यानी नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, एकशेरुकी कहा जाता है, ठीक है। तो आपके कशेरुकी प्राणी या कोर्डेटा प्राणी किसे कहा जाता है, जिसके अंदर क्या है, किसी न किसी स्टेज के अंदर क्या पाई जाती है, नोटोकार्ड पाई जाती है, या जिसको हम पृष्ठ रज्जु कहते हैं, ठीक है। तो इस हेमिकोर्डेटा को क्या कहा जाता है, अर्ध कशेरुकी कहा जाता है। अब बात ये आती है कि क्या इसके अंदर पृष्ठ रज्जु पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो देखिए इसके अंदर पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती है, तो इसलिए ये एक प्रकार से एकशेरुकी के अंदर आएगा। किस तरह से कि इसके अंदर क्या है, पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसके लक्षण जो है वो कोर्डेटा से मैच करते हैं, इसलिए इसको क्या है, कशेरुकी के अंदर रखा जाए। तो इस तरह से क्या है, ये एक विवाद का संघ हो गया कि इसको एकशेरुकी के अंदर रखें या कशेरुकी के अंदर रखें, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वैज्ञानिकों में किसी ने कहा कि इसको कशेरुकी के अंदर रखो और किसी ने कहा कि भाई इसको एकशेरुकी के अंदर रखो, ठीक है। तो इस विवाद से बचने के लिए इसको एक अलग संघ के अंदर ही रख दिया और इसका नाम दे दिया अर्ध कशेरुकी, ठीक है। इसको ना तो कशेरुकी के अंदर गिना जाता है और ना ही इसको एकशेरुकी के अंदर गिना जाता है, ठीक है।
तो देखिए ये किस प्रकार के प्राणी है, अर्धकशेरुकी है। पूछा जाता है कि क्या हेमिकोर्डेटा के अंदर पृष्ठरज्जु पाई जाती है, तो इसके आंसर होगा कि इसके अंदर पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है। ठीक है, देखिए ये कर्मी समान समुद्री जीव है। कर्मी, कर्मी जैसे कीड़े, अपन कीड़े नहीं होते क्या, उसे कर्मी बोला जाता है। तो ये कर्मी समान है, लेकिन कहाँ पाए जाते हैं, स्थल पर नहीं पाए जाते हैं। ये क्या है, समुद्री जीव है। अंग तंत्र स्तर का क्या पाया जाता है, इसके अंदर शरीर संगठन पाया जाता है, द्विपार्श्व समिति होती है, और ये त्रिकोरिक होते हैं और प्रगुही प्राणी होते हैं। ये तो मैं बार बार बता चुकी हूँ कि द्विपार्श्व समिति क्या होती है, त्रिकोरिक क्या होती है, तो आपको कंठस्थ हो ही गया होगा। ठीक है, तो देखिए शरीर इसका कैसा होता है, बेलनाकार होता है। किस तरह से, जैसे इस तरह से इसका शरीर क्या होगा, बेलनाकार होगा। ये है एग्जाम्पल है इसका, बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसका जैसे ये देखिए बेलना आकार का क्या पाया जाता है, शरीर पाया जाता है। इस भाग को बोला जाता है, जो सबसे आगे इस भाग को कहा जाता है सूंड। इसके ऊपर क्या होता है, इसका मुख होता है, इसको कहा जाता है कोलर। क्या कहा जाता है, कोलर। ठीक है, और ये आपका कहलाता है धड़ या वक्ष। ठीक है, इस तरह से इसका शरीर क्या है, सूंड, कोलर, धड़ या वक्ष में क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। ठीक है, एक बात और देखिए कि इसके अंदर जो सूंड होता है ना, यहाँ क्या होता है, अंधनाल भी होता है, मुख तथा अंधनाल भी पाया जाता है। और सूंड ग्रंथियां, इस सूंड के अंदर क्या पाई जाती है, सूंड ग्रंथियां पाई जाती है इस तरह से। और ये सूंड ग्रंथियां क्या करती है, तो ये उत्सर्जन का कार्य करती है। ये क्या करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है। तो याद रखना, हेमिकोर्डेटा संघ के प्राणियों के अंदर क्या पाई जाती है, सूंड ग्रंथियां पाई जाती है, जो किसमें मदद करती है, उत्सर्जन में मदद करती है। ठीक है, फिर देखिए मैंने ये बता दिया, शरीर बेलनाकार, सूंड, कोलर, धड़ में विभाजित, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होगा, यानी इसके अंदर जो रुधिर बहेगा वो किस तरह से बहेगा, बंद नलियों में बहेगा। ठीक है, शोषण क्या होगा, क्लोम के द्वारा होगा, और उत्सर्जन में क्या होगा, सूंड ग्रंथियां होगी, जो मैंने बता दिया। इसके सूंड भाग के अंदर क्या पाई जाती है, सूंड ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है, उत्सर्जन में मदद करती है। ये एक लिंगी होंगे, यानी कि बाह्य निषेचन होगा। ये समुद्री प्राणी है, तो समुद्र के अंदर क्या अपने युग्मक छोड़ेंगे, यानी निषेचन कैसा होगा, बाह्य होगा। इसका लार्वा जो स्टेज होती है, लार्वा को, इसके लार्वा को क्या कहा जाता है, टोनेरिया लार्वा कहा जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट लक्षण है कि हेमिकोर्डेटा के लार्वा को क्या कहते हैं, या हेमिकोर्डेटा के लार्वा का नाम है क्या है, टोनेरिया लार्वा। क्या कहते हैं, टोनेरिया लार्वा। जैसे आपके मेंढक के लार्वा को, या उभयचर, जो उभयचर का जो प्राणी मेंढक है उसके लार्वा को क्या कहते हैं, टैडपोल लार्वा कहा जाता है। वैसे ही इसके लार्वा को क्या कहते हैं, टोनेरिया लार्वा कहा जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस। तो ये था आपका जो एकशेरुकी संघ। जैसे अपन ने 10 संघ जो पढ़े थे पहले, वो आपके आते हैं एकशेरुकी प्राणियों के अंदर। इसको हम कहेंगे अर्धकशेरुकी। 11वें संघ को हम क्या कहेंगे, अर्धकशेरुकी प्राणी। और 12वां संघ जो आगे आएगा अपना, वो क्या है, कोर्डेटा। 12वां जो संघ आया है वो क्या है, कोर्डेटा। देखिए इसका मैंने विस्तार से पूरा इनके लक्षण बताए हैं यहाँ तक, 11वें तक। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कोर्डेटा संघ है मैं उसका वर्गीकरण बताऊंगी। बाकी मेरे पास इनके नोट्स हैं, या तो आपको टेलीग्राम चैनल पे वहाँ मैंने डाल दिया होगा, पहले तो देख लेना। अगर नहीं डाले हैं तो मैं आज देखकर उसमें डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि इतना ये लंबा पड़ेगा, यदि ये कराने लगूंगी तो मैं 10 दिन तो इसी में लग जाएंगे। और आपका जैसे उसके बाद अनुवांशिकी जेनेटिक्स करवाना है, फिर आपका एक कोशिका वाला चैप्टर भी करवाना है। और उसके बाद जैसे ही टाइम बचेगा 10, 15, 20 दिन का, तो उसमें हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको क्या है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, वो मैं आपके सामने लेके आऊंगी। इससे पहले मैं क्या है, आपको कोशिका तथा अनुवांशिकी करवाना चाहती हूँ, इसीलिए ये मैं एक बार स्किप करती हूँ, आपको इसको बता देती हूँ कि किस तरह का है। तो आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हो, मैंने उसका विस्तार से अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो।
ठीक है। फिर इसका वर्गीकरण किस तरह से मैं बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है कि कशेरुकी प्राणियों का वर्ग तक वर्गीकरण, कहाँ तक? वर्ग तक, क्लास तक वर्गीकरण आपको करना है, क्लास तक वर्गीकरण देखना है। तो आपको ये पूरा इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा। मैंने एकशेरुकी तथा अर्धकशेरुकी के कैरेक्टर्स आपको बता दिए हैं, वो ही सुफिशियंट है। आपने यदि वो उसमें अंतर करके पढ़ लिया तो आपके ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप ये क्या है, मेरे नोट से पढ़ लीजिए, नहीं तो आपके एनसीईआरटी दी बेस्ट है, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, क्योंकि इनके लक्षण बढ़िया मिल जाएंगे। और एक और बात कहूंगी आपको कि जो पादपों का आर्थिक महत्व तथा जंतुओं का आर्थिक महत्व है, देखिए आप जंतुओं तथा पादपों का आर्थिक महत्व आप 10th क्लास की बुक है वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या है, जो आपकी एनसीईआरटी है 11th क्लास की, उसके अंदर जैसे ये दे रखा है आपका जंतु जगत का वर्गीकरण, उस जंतु जगत के प्रत्येक जो आपका संघ है उसके पीछे उनके जंतुओं का आर्थिक महत्व दे रखा है। तो आप वो आर्थिक महत्व पढ़ लोगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां से प्रत्येक जीव का, जैसे जिस जिस जीव का आपके अपने दैनिक जीवन में उपयोग होता है, आर्थिक महत्व होता है, वो बता रखा है। ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। टाइम मिला तो मैं वहां से पीडीएफ बना के भी आपकी डाल दूंगी इस एनसीईआरटी बुक की। ठीक है, तो देखिए ये क्या है कि आपके कोर डेटा संघ, कोर डेटा संघ का क्या अर्थ है कि इसके अंदर क्या है, नोटोकार्ड पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, इसी कारण से इसको कशेरुकी संघ कहा जाता है। कोर डेटा का अर्थ है कशेरुकी, ठीक है, कशेरुकी संघ। अब देखिए नोटोकार्ड की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर या किस अवस्था में पाई जाती है, इस आधार पर इसको 3 उपसंघों में बांटा गया है। किसके अंदर? 3 उपसंघों के अंदर याद रखना, ये तीनों इसके क्या है, उपसंघ कहलाते हैं। उपसंघ कौन कौन सा? यूरोकोर्डेटा, ट्यूनिकेटा, यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा। दूसरा है सेफेलोकोर्डेटा, तीसरा है आपका वर्टिब्रेटा। क्या? वर्टिब्रेटा। देखिए यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लार्वा अवस्था में क्या पाई जाती है, लार्वा अवस्था की जो पूंछ होती है, जैसे किस तरह से ये इसकी लार्वा स्टेज होती है, इस लार्वा स्टेज की जो ये पूंछ होती है, सिर्फ इस पूंछ में क्या पाई जाती है, नोटोकार्ड पाई जाती है। सिर्फ लार्वा, वयस्क अवस्था में इसके अंदर क्या है, नोटोकार्ड नहीं पाई जाती है। सिर्फ लार्वा अवस्था की पूंछ में क्या पाई जाती है, आपकी नोटोकार्ड पाई जाती है। याद रखना, पूछा जा सकता है कि लार्वा अवस्था की सिर्फ पूंछ में किस उपसंघ के प्राणियों की विशेषता है, कि लार्वा अवस्था की पूंछ में नोटोकार्ड पाई जाती है, या किस उपसंघ के प्राणियों की विशेषता है, तो किसकी? यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा की। ठीक है, फिर देखिए सेफेलोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा में क्या है कि सिर से लेकर पूंछ तक क्या पाई जाती है, नोटोकार्ड पाई जाती है, यानी एक पूर्ण विकसित नोटोकार्ड पाई जाती है सिर से लेकर पूंछ तक, और ये आजीवन बनी रहेगी। यानी यहाँ तो कब थी, सिर्फ लार्वा अवस्था में, लार्वा से जब वयस्क बन जाता है तो नोटोकार्ड क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ खत्म नहीं होती है, सिर से लेकर पूंछ तक, पूरे सिर से लेकर पूंछ तक नोटोकार्ड पाई जाएगी, और वो भी जीवन पर्यंत बनी रहेगी। ठीक है, फिर आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर क्या है, सिर्फ भ्रूणीय अवस्था में क्या पाई जाती है, सिर्फ भ्रूणीय अवस्था में क्या पाई जाती है, नोटोकार्ड पाई जाती है। लेकिन वयस्क अवस्था में यही नोटोकार्ड पाई तो जाती है, लेकिन ये रूपांतरित हो जाती है किसके अंदर, मेरुदंड के अंदर, जो अपने अंदर क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो रीढ़ की हड्डी मेरुदंड कहलाती है। ये किसका रूपांतरण है पूछ ले तो बताना, किसका? नोटोकार्ड का, या फिर इसको कह सकते हैं पृष्ठ रज्जु का रूपांतरण है। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में होती है ये नोटोकार्ड। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था के बाद यही नोटोकार्ड किसमें बदल जाती है, मेरुदंड के अंदर बदल जाती है। ठीक है, तो ये है आपके इसके उपसंघ, इसके जो जनरल कैरेक्टर है वो आप देख लीजिए, मेरे नोट्स के अंदर देख लीजिए या बुक से देख लीजिए। फिर आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को फिर 2 समूह के अंदर बांटा गया है। किसके अंदर? 2 समूह के अंदर बांटा गया है, और ये किसके आधार पर, तो ये जबड़े की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। क्या है? जबड़ा, जैसे अपना ये क्या है, नीचे वाला जबड़ा और ऊपर का ऊपर वाला जबड़ा। ठीक है, कठोर अस्थि होती है जबड़ा अस्थि। ठीक है, इस तो जबड़े की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर 2 वर्टिब्रेटा को 2 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक आपका एग्नेथा समूह है और एक है आपका ग्नेथोस्टोमेटा। यहाँ एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। देखिए एग्नेथा के अंदर क्या है, जबड़े नहीं पाए जाते हैं।
क्या जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और ग्नेथोस्टोमेटा के जो प्राणी हैं उसके अंदर क्या है, जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये समूह है। उसके बाद आता है ये क्लास यानी वर्ग। देखिए एग्नेथा की सिर्फ एक ही क्लास है, जिसको क्या कहते हैं, एक ही क्लास यानी एक ही वर्ग है। कौन सा, साइक्लोस्टोमेटा। क्या, साइक्लोस्टोमेटा। इसके प्राणी हैं हैगफिश, हैगफिश। ठीक है, इसका एक प्राणी है जिसका नाम है हैगफिश। ये क्या है, मछलियों पर क्या रहते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। क्या, मछलियों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, हैगफिश। और इसके बाद एग्नेथा का एक वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा, और ग्नेथोस्टोमेटा को क्या है, दो वर्ग यानी दो क्लास के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सा, एक पिशिज और एक आपका आता है टेट्रोपोडा। ठीक है, टेट्रोपोडा या पिशिज वर्ग। इसका पिशिज वर्ग या टेट्रोपोडा दो वर्ग के अंदर बांट दिया गया, और पिशिज वर्ग के अंदर क्या है, दो आपके उपवर्ग आते हैं। कौन कौन से, कॉन्ड्रियोकथीज और आपका ओस्टियोकथीज। ये इनके क्या है, उपवर्ग है। क्या, उपवर्ग के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से, एक कॉन्ड्रियोकथीज और एक आपका क्या है, ओस्टियोकथीज। यानी पिशिज वर्ग में सभी के सभी वास्तविक मछलियां आएगी। क्या आएगी, वास्तविक मछलियां। कौन सी, अस्थिल मछलियां, कौन सी अस्थिल नहीं है, उसके आधार पर कॉन्ड्रियोकथीज तथा ओस्टियोकथीज दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है, ओस्टियोकथीज यानी इसके अंदर क्या है, अस्थिल मछलियां आएगी, जिसके अंदर जिसके शरीर का निर्माण क्या होगा, अस्थियों से होगा। तो पिशिज वर्ग के अंदर वो रखे गए हैं। और ऐसे पूछ ले कि मछलियों पर जो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं वो प्राणी साइक्लोस्टोमेटा के अंदर रखे गए हैं। फिर देखिए टेट्रोपोडा के अंदर क्या आते हैं, आपके चार उपवर्ग आते हैं। कौन कौन से, उभयचर, जिसको एम्फीबिया वर्ग कहा गया है। उभयचर क्यों, क्योंकि ये जल पर भी निर्भर रहते हैं तथा स्थल पर भी पाए जाते हैं। जैसे मेंढक, मेंढक क्या है, जल पर रहता है, स्थल पर रहता है, लेकिन जल में जाता है वो क्या है, बाह्य निषेचन, यानी वहां क्या है, अपने युग्मक छोड़ते हैं। ठीक है, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया जिसे सरीसृप कहा जाता है, जैसे सांप है, छिपकली है, ये जो रैंक कर चलने वाले हैं उसे रेप्टिलिया उपवर्ग के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, सरीसृप आते हैं। एविज यानी पक्षी, पक्षी इसमें क्या आते हैं, पक्षी आते हैं। मेमेलिया जिसे क्या है, स्तनधारी, जिसमें मनुष्य रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका कोर्डेटा का वर्गीकरण, आपके वर्ग तक और इसके उपवर्ग भी देखना। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके जंतु जगत के वर्गीकरण का कंप्लीट होता है चैप्टर। यही हम कंप्लीट करते हैं, ये हम स्किप करेंगे। आप लोग को स्किप नहीं करना है। आप लोग मेरे नोट्स के द्वारा या फिर आपको क्या है, एनसीईआरटी जो 11th की एनसीईआरटी है वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने बता दिया है। इसके अंदर अस्थिल और उपास्थल मछलियाँ रखी गई है। इसके अंदर क्या है, इन मछलियों के परजीवी रखे गए हैं। जो मैंने इसके नोटोकोड किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है, ये जनरल कैरेक्टर कुछ तो मैंने बता दिया है। कुछ इसके अंदर जो है इसके एग्जाम्पल देख लेना। आज के लिए इतना ही, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।